पीलू कहती है, ये लीजिए नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की अलमारी में मिले थे, हम इसे खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बो देते हैं और कुछ ही दिन में नींबू के पौधे उगाते हैं। राधापुर गांव में बबली चिड़िया अपने बेटे बबलू और अपनी बहू पीलू के साथ रहा करती थी। बबलू के पास एक पुश्तैनी खेत था, लेकिन बबलू उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ बबली हमेशा उससे खेत में खेती करने के लिए कहती थी, बेटा बबलू, तू खेत में खेती क्यों नहीं करता है? जब से तेरे पिताजी हमें छोड़कर गए हैं तब से वो खेत बिना खेती के है। इस पर बबलू गुस्सा होके कहता है, माँ तुम मुझे तंग मत करो, मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना, मुझसे खेती वेती नहीं होगी। अगर तू मुझे ज्यादा तंग करी तो मैं मजदूरी भी छोड़ दूंगा। बबली अपने बेटे के स्वभाव से परेशान रहती है, फिर वो उसे कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू खुशी खुशी घर आता है और कहता है, पीलू, माँ जी एक खुशखबरी है, मेरी शहर में नौकरी लग गई है। माँ जी अब मैं पीलू को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा और वहीं रहूंगा। इस पे पीलू कहती है, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें क्या हम अकेला छोड़ देंगे? उनकी तबीयत भी खराब रहती है, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पे बबली कहती है, पीलू ऐसा नहीं कहते, तुझे तेरे पति का कहना मानना पड़ेगा। जा तू शहर जाने की तैयारी कर और मेरी चिंता छोड़ दे। फिर बबलू अपनी पत्नी पीलू को लेकर शहर की ओर चला जाता है और उसकी माँ गाँव में ही रह जाती है। पीलू, मुझे शहर आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, 1 महीना हो गया, माँ जी पता नहीं किस हाल में होंगी, मुझे माँ जी की बहुत बहुत याद आ रही है। अरे पीलू, तू बेवजह परेशान हो रही है, मैंने कल ही माँ जी को पैसे भेजे हैं, तू अब चिंता मत कर। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और पीलू माँ बन जाती है। एक दिन पीलू को फोन आता है। हरिया काका पीलू से कहते हैं, अरे पीलू, तुम लोग यहाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुझे बहुत याद कर रही है। ऐसा करो पीलू, तुम अपने पति बबलू और दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, पता नहीं उनके पास कितना समय है। फिर पीलू घबराकर बबलू को पूरी बात बताती है, हाँ, हम कल ही शहर के लिए निकलेंगे, तू जल्दी से सब तैयारी कर ले, हम माँ जी से मिलने जाएंगे। अगले दिन बबलू अपने पूरे परिवार के साथ वापस गाँव चला जाता है। अपनी सास की हालत देखकर पीलू उससे पूछती है, माँ जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? बहू तू आ गई, बबलू को जरा मेरे पास भेज। बबलू, मेरी एक आखिरी इच्छा है तो उसे पूरा कर दे। बबलू कहता है, हाँ माँ, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। बबली कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू यहीं रहकर खेती कर। फिर उसके बाद बबली परलोक सिधार जाती है। बबलू और पीलू बहुत दुखी होते हैं और वे लोग रोने लगते हैं। फिर बबलू पीलू के साथ खेत की सफाई कर देता है। पीलू, मुझे माँ की अंतिम इच्छा पूरी करनी है, हमने इस खेत की सफाई तो कर दी है, लेकिन हम इसमें उगाएंगे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीलू कहती है, ये लीजिए नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की अलमारी में मिले थे, हम इसे खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बो देते हैं और कुछ ही दिन में नींबू के पौधे उगाते हैं। बबलू फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, समय समय पर पानी देता है और उसकी रखवाली भी करता है। फिर उसकी नींबू की फसल बहुत अच्छे से उगाती है। फसल को देखकर बबलू पीलू से कहता है, पीलू अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ मुझे खेती करने के लिए क्यों कहती थी। माँ मुझे खेती करने के लिए इसलिए कहती थी ताकि हमें भोजन के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़े। इस तरह से बबलू बदल जाता है और वो मेहनत करके किसानी करने लगता है। अब बबलू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था, वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौआ बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखा लो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा।
कालू कहता है, अरे पीलू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना, और हाँ 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी। उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी? मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ, तू कम से कम अपने काम पर जा, तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तू इतने दिन नहीं है तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू तू इतनी जल्दी घर आ गई? पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने, मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा, हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद लोक संचार के लिए निकल पड़ते हैं और जगह जगह घूमकर लोगों को उपदेश दिया करते हैं और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे और उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश भी हो जाया करते थे। इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टा सीधा गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बताया। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत रहे और चुपचाप अपने उपदेश पे जुट गए। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध शांत बैठे थे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में पड़ गए और सोचा कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा,
अगर कोई हमें तोहफा देता है तो ये हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। वही अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। गौतम बुद्ध उसे माफ किया और फिर आगे बढ़ चले। जिंदगी हमें सब कुछ देती है। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना यह हमारा पसंद और नापसंद पे है। हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी चीजों को अस्वीकार भी करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। और यह भी है कि दूसरों द्वारा किया गया अपमान सच में हमारा अपमान होता है। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया दोगे तो जरूर आपका अपमान होगा। इसीलिए कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिए। मल्हार नगर में डोलू मोलू 2 भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी-कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर में पीछे खेल रहे थे। मुझे वो बैट दो, मैं पहले बैटिंग करूँगा। मैं क्यों दूं? मैंने टॉस जीता है। दोनों में अनबन शुरू हो गई, मगर क्रिकेट तो खेलना था दोनों को। तभी वहाँ पे उसके दादाजी आते हैं। क्यों झगड़ रहे हो बच्चे? देखो ना दादाजी, मैंने टॉस जीता है, मुझे बैटिंग करने नहीं दे रहा है। अरे बोलू, टॉस अगर उसने जीता है तो उसको देना चाहिए ना। तो मोलू कहता है, टॉस जीता तो क्या हुआ? आने से पहले हम दोनों में बात हुई थी कि मैं पहले बैटिंग करूंगा। ऐसे इन दोनों की झगड़ा देखते हुए दादाजी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो दादाजी सोचते हैं इन दोनों को खेलना तो है, मगर खेलने से पहले झगड़ा खत्म करना है। तो दोनों बच्चों को सामने बुलाते हैं और बिठाते हैं। बिठा के उनको समझाते हैं कि दूसरों की भलाई या तो खुशी में अपनी खुशी छुपी होती है। दादाजी के बात मानते हुए मोलू ने डोलू को बैटिंग करने के लिए दिया। जब वो दोनों खेल रहे थे, वहाँ एक कमरे में बिल्ली के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी रोने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों वहाँ पे जाकर झांक के देखते हैं, बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। डोलू मोलू को पहले समझ में तो नहीं आया कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो डोलू कहता है, लगता है इनकी माँ इन्हें छोड़ के चली गई है। अरे शायद उसकी माँ खाना ढूंढने गई होगी। ऐसे दोनों में चर्चा शुरू हुई, मगर बिल्लियों ने जोर जोर से चिल्लाना बंद नहीं किया। तब दोनों ने तय किया है कि उनको भूख लगी है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। तब उनको दादाजी की बात याद आती है। दादाजी ने समझाया था कि दूसरों की भलाई में हमें खुशी मिलती है। तो दोनों दौड़ के दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादाजी दादाजी, बिल्ली के बच्चों को बहुत भूख लगी है। आप चलिए ना, देखिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दादाजी को इनकी बातों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, तो समझ में भी नहीं आया। तो दादाजी इन दोनों के साथ चलते हैं कि बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं देखने के लिए। दादाजी ने देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और अरे डोलू मोलू, जाओ और एक एक कटोरी दूध लेके आओ। जब डोलू मोलू ने 2 कटोरी भर के दूध लाया तो बिल्ली की बच्चों के सामने वो दूध रखे उनको दूध पिलाया। तब जाके बिल्ली की बच्चे की भूख शांत हुई और दोनों बच्चे चिल्लाना चीखना बंद कर दिए। उनकी चीख बंद होने से डोलू मोलू बहुत खुश हुए
और दादाजी ने डोलू मोलू को शाबाशी दी। शाबाश डोलू मोलू, आप दोनों ने दूसरों के भूख समझे और दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना भी खिलाया और दूध भी पिलाया। तो क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं दादाजी? दादाजी मन में ही मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों नहीं, अब ये भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो डोलू मोलू दो के साथ दो दोस्त मिल गए। इस बात को समझते हुए बहुत खुश हुए और बिल्ली की बच्चों के साथ खेलते कूदते अपने दिन बिताए। इंदिरा नगर में रानी नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन रानी की फैमिली मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रानी को मेला बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश भी थी। हम आज मेले में जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे, बलून फोड़ेंगे और बताशे लाएंगे। मेले में जाने से पहले रानी को उसकी माता और पिता बहुत सारी चीजें समझाते हैं, जैसे कि रानी बेटा, मेले में चलते वक्त हमारे हाथ पकड़ के ही चलना, हमें छोड़ के दूर कहीं ना जाना। पिताजी की बात को सुन के रानी, हाँ पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, कहती है। और उसकी माँ कहती है, देखो रानी, कोई अगर कुछ भी देना, खाना नहीं, आपको जो चाहिए हमें बताओ, हम आपके लिए खरीदेंगे। तो माँ को भी रानी कहती है, हाँ माँ, जैसे आप कहो। तो ऐसे तैसे करके रानी और उनकी परिवार की यात्रा चल पड़ती है मेले की ओर। मेले में जाते वक्त सब लोग नाश्ता करने के लिए उतर जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो, वरना मेले में जाने के लिए देरी होगी। रानी बेटा, आ जाओ, तुम भी खा लो, यहाँ वहाँ देखते पीछे ना रह जाना। सबकी बातों को रानी मुंडी हिलाती है, मगर रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते, उसमें बैठे लोगों को टाटा करते हुए और हड़बड़ी में रानी की पूरी फैमिली रानी की ख्याल न करते हुए चले जाते हैं। बीच रास्ते में खड़ी रानी को याद आता है कि अपना परिवार चला गया है, ना उसको घर का पता है और ना मेले का। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण रानी काफी देर से परेशान हो जाती है। रानी के घर वाले मेले में जाने की खुशी में गाते बजाते आगे निकल जाते हैं। उनके साथ मेले में जाने वाले और परिवार भी जुड़ जाते हैं और रानी अपने साथ नहीं है इसका ख्याल ही उन्हें नहीं आता है। घर की रास्ता ढूंढने में परेशान रानी, अरे चाचू, आपको इंदिरा नगर का रास्ता पता है? अरे नहीं बेटा, इंदिरा नगर में कहाँ जाना है आपको? मेरी घर की पता तो पूरा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते हुए रानी आगे निकल जाती है। रानी को भूख बहुत सताने लगती है। भूख से जोर से रोती हुई रानी चलते चले जा रही है। ऐसे ही अपने घर की पता ढूंढते हुए रोते जाने वाली रानी को रास्ते में चॉकलेट की गाड़ी गुजरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी से एक बड़ा सा चॉकलेट नीचे गिर जाता है। रानी के तो भाग्य खुल गए। रोते रोते जाने वाली रानी की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। अरे मुझे भूख लगी थी तो भगवान ने इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ऐसे कहते हुए रानी अपने घर की रास्ता ढूंढना भूलकर उस चॉकलेट को उठाती है। चॉकलेट इतना बड़ा था कि रानी के हाथ से उसको उठाना भी नहीं हुआ। तो रैपर खोल के रानी एक जगह पे एक टुकड़ा तोड़ के खाने शुरू करती है और उसी समय वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। रानी को फट से याद आ जाता है कि उसे घर भी पहुँचना है, तो दौड़ के जाके पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है। पुलिस अंकल, मैं ना रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। बेटा, आपका घर कहाँ है? एड्रेस क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर इंदिरा नगर में है। तब पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और रानी को कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुंचा देंगे। कहते हुए रानी को गाड़ी में बिठाता है, मगर रानी थोड़ी ही आने वाली थी। वो कहती है, पहले अपना चॉकलेट उठा ले। पुलिस वाला भी डट जाता है, या रानी को ले जाएगा या फिर चॉकलेट को। तो रानी दोनों हाथों से खींचते हुए उस चॉकलेट को गाड़ी में चढ़ा देती है। गाड़ी में बैठ के पेट भर चॉकलेट खाती है।
रानी ने सोचा थोड़ा बहुत इसे पुलिस वाले को भी दे दे और बाकी बचा हुआ घर ले जाए ताकि घर में जो उनके परिवार है वो भी खा सके। हाँ, इतनी अच्छी चॉकलेट तो अकेले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं ना। ऐसे मन में कहते हुए पुलिस वालों को भी एक एक टुकड़ा चॉकलेट तोड़ के देती है। उतने में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में रानी की पिताजी और माँ भी थे। वो कंप्लेंट लिखाने आए थे रानी के बारे में। अपनी माँ और पिताजी को देखते हुए रानी दौड़ के आती है और कहती है, माँ और पिताजी देखो ना मैं क्या लाई हूँ। अरे रानी बेटा, आप कहाँ चले गए थे? रानी, तुम्हें इतना समझाया था ना कि मेले में जाते समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना घबरा गए थे। कहाँ गए थे आप? और पुलिस की गाड़ी में आप कैसे आए? अरे माँ, मुझे ना भूख लगी थी और घर का रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे ये चॉकलेट मिला, खाते बैठी थी। पुलिस अंकल मुझे घर जाने की प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ तक ले आए। हाँ पिताजी, आप यहाँ पे हो ना, अच्छा ही हुआ। कहते माँ और पिताजी की दोनों को हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले जाती है और माँ पिताजी गाड़ी में देखते हैं कि इतना बड़ा चॉकलेट पड़ा है। अरे रानी, आपको इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? कहा था ना कि कोई कुछ दे तो आप उसको खाना नहीं। अरे माँ, मैंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने मुझे दिया भी नहीं। ये बड़ा चॉकलेट जब चॉकलेट की गाड़ी जा रही थी उससे गिर गई थी, तो हमने भूख लगी थी तो लेके खा लिया। रानी को वापस पाने की खुशी में उस चॉकलेट को भी लेके स्टेशन में सबको चॉकलेट बांटती है रानी की माँ और पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हुए रानी के साथ वापस खुशी खुशी घर चले जाते हैं।